पीरियोडिसिटी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आते हैं और ये बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चंस हैं। आइए हम देखते हैं कि उसको हम फास्ट मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120। इसका सिंपल आंसर है 1 के लिए हमारे पास जो शब्द है वो है अन, 2 के लिए है बाई और 0 के लिए है नील। सो जस्ट फाइंड आउट वेयर इज अन बाई नील। सो हियर इज द आंसर अन बाई नीलियम। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एलिमेंट एक्स विच बिलोंग्स टू 4th पीरियड एंड 15th ग्रुप। 15th ग्रुप कौन सा है? ये नाइट्रोजन फैमिली है जिसके कि पी में हाफ फिल्ड होते हैं। तो यहाँ से पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सो ऑब्वियसली इसका जो डी ऑप्शन है दैट इज ट्रू बिकॉज इट हैज़ हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरल आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स क्या होगा। और इसके अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन आपको बहुत ही सिंपल दिखेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में बात किया जा रहा है तो इसका ध्यान रखना है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनमें एक पैलेडियम भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसके S में 0 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसीलिए जो इसके जो सबसे सही आंसर है वो आपने सिर्फ NS पे ध्यान देना है कि NS शुड बी 0 to 2, बाकी सब में सेम है। देन इसमें से कौन से S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं? ये बहुत सिंपल है, ये है बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, राइट। देन है एटॉमिक नंबर 56 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक। बेसिकली किसका एटॉमिक नंबर 56? सीजियम के नेक्स्ट बेरियम, राइट। सो इट बिलोंग्स टू S ब्लॉक। यूरोपियम इज ए F ब्लॉक एलिमेंट, राइट, यूरोपियम। सो ये बहुत ही सिंपल है बिकॉज यूरोपियम का एटॉमिक नंबर 63 होता है और ये F ब्लॉक एलिमेंट से है। इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और यूरोपियम का नेक्स्ट जो नेबर है वो है गैडोलिनियम, और गैडोलिनियम हैज़ सम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, और F ब्लॉक में एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही है जैसे कि क्रोमियम का था 3d5, तो वैसे ही 4f7। सो इसका जो सबसे सेट आंसर है वो है बी आंसर, राइट। देन इसमें फिर सेम क्वेश्चन पूछा गया द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम एटॉमिक नंबर 63, गैडोलिनियम 64 एंड टर्बियम 65। तो इसका सबसे सिंपलेस्ट आंसर क्या हो सकता है? इसका सिंपलेस्ट आंसर समझने का तरीका सिंपलेस्ट ये है कि जो गैडोलिनियम है, गैडोलिनियम ही एक ऐसा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है जिसके 4f में 7 होते हैं, और इसी के कारण जो इसके D में भी इलेक्ट्रॉन होता है। बट अदरवाइज कभी भी गैडोलिनियम के जो नियर नेबर्स हैं यूरोपियम और टर्बियम, इनके D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, राइट। सो इसका ए ऑप्शन जिसमें कि D में आपको 1 1 दिख रहा है ये गलत हो सकता है, राइट। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। अब अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे 4f7 है, यहाँ पे कोई D नहीं है, और यहाँ पर गैडोलिनियम में एक D है, यहाँ पर भी आपके पास एक D नहीं है, लेकिन इसमें भी आपके पास D है, इसमें भी आपके पास D है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इसका बी ऑप्शन, राइट। Okay, again same question, the outer configuration of gadolinium +2 is. Okay, अब क्योंकि अभी मैंने दिखाया था गैडोलिनियम की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है इसके 6 में S में 2 है जो कि आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये 6s2 जो है रिमूव हो जाएंगे तो आपके पास गैडोलिनियम +2 बनेगा, और इसका सबसे सही ऑप्शन होगा केवल बी। अगर आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। तुक्के मारने कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट है कि एटॉमिक नंबर सीरियम का 58 है, राइट, और ये भी एक F ब्लॉक एलिमेंट है, और आपको पूछा गया कि सीरियम +3 का क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब क्योंकि सीरियम जो है वो एक F ब्लॉक है और लैंथनम सीरियम, राइट, तो सीरियम की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जस्ट वो स्टार्टिंग है F के स्टार्टिंग में ही आता है, पहले लैंथनम है देन सीरियम है, राइट। तो 4f के बाद जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में नंबर्स एडेड होते हैं वो है 5d1 एंड 6s2। बिकॉज अब ये लॉजिकल बात है कि आपके पास पहले S ब्लॉक के 2 लोग आ जाएंगे जिससे के कारण 6s2 आ जाएगा और उसके बाद F शुरू होगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पर आपके पास सोचने लायक बात है कि यहाँ पे ये D1 और S2 होंगे, 4f1 तो होगा ही होगा। सो हाउ टू रिमूव दिस? व्हेन यू रिमूव इट व्हाट यू गेट 4f1। ओके, एलिमेंट 113 जो कि रिसेंटली डिस्कवर्ड है, इट हैज़ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू दैट ऑफ। ये बहुत ही कॉमन सा चीज़ है कि जो एलिमेंट 13वां है, राइट, 13th एलिमेंट जो है ये उसी के साथ मैच करेगा जो कि उस ग्रुप का होगा, मीन्स 13वें ही ग्रुप के साथ इसमें मैचिंग हो जाएगी, राइट। अब ये एक इसमें पैटर्न ऐसा बन चुका है कि 13वां 13वें के साथ, 14वां 14वें के साथ मैच करता है। आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि जो 13वां ग्रुप है उसके लास्ट
जो पीरियड है उसमें एटॉमिक नंबर 113 है, 14वें में 114वां, 15वें में 115वां और इस तरीके से आगे भी हैं, राइट। तो ये बड़ा ही सिंपल है कि अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। वेल, अगर आप इसको बैकवर्ड को अगर आप ट्रेस करें तो आप बैकवर्ड भी इस चीज़ को देख सकते हैं, राइट। कि जो लास्ट वाले हैं उनको याद रखना बड़ा ही ईजी है। 112वां 12वें ग्रुप में, 10वें के नीचे 110 है, 9वें के नीचे 109, देन 8, 7, 6, 5, 4, बस फ़र्क सिर्फ पहले में पड़ेगा 3 में, क्योंकि यहीं से ये चेंज होना शुरू हो जाता है। ओके, सो इसलिए जो ये 13th ग्रुप में कौन सा है, राइट। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे गैलियम सही है इसका आंसर, विच बिलोंग्स टू बोरॉन फैमिली। एलिमेंट 106 हैज़ बीन डिस्कवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉन्फ़िगरेशन विल बी पोजेस्ड बाय इट। अब ये साफ साफ मीनिंग है कि ये 6th ग्रुप से बिलोंग करेगा, तो यानी कि एस ब्लॉक के बाद जो डी है उसके टोटल इलेक्ट्रॉन जो 6 होने चाहिए। तो एस और डी के इलेक्ट्रॉन जो 6 किस केस में है, वो केवल इस केस में है। आपको केवल एस और डी को नज़र रखना है, बाकी ये नहीं देखना कि डी और एस के यहाँ भी 6 हो गए हैं, यहाँ डी में 6 हो गया या इसमें 6 हो गया। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी है, बिकॉज ये एस ब्लॉक के बाद आएगा, ना कि एस में 1 हो जाएगा। ओके, देन सिमिलरली एलिमेंट 114 है। अब देखिए, अब ये बिल्कुल सिंपल काम होने लग गया है। अब ये कार्बन फैमिली जैसा बिलोंग कर रहा है, राइट। तो कार्बन फैमिली के पी में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका जो सबसे बेस्ट होगा वो होगा ये ऑप्शन, कार्बन फैमिली। अगेन एलिमेंट 117, इट बिलोंग्स टू द हैलोजन फैमिली। अब देखिए जो क्वेश्चन है इसमें कि एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 36 तक में कितने एलिमेंट है जिनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा एस सबशेल में। तो एस में हमेशा ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, केवल ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एस में। और इसके अलावा जो डी ब्लॉक्स हैं उनके एस में भी वो अनपेयर्ड होते हैं ड्यू टू एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे बड़ी बात तो यह कि एस ब्लॉक में उस वक्त हाइड्रोजन होगा, लिथियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, रुबीडियम का नहीं, रुबीडियम का हो जाएगा 37। तो पोटेशियम तक 4 एलिमेंट तो यही हो गए। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि क्रोमियम में भी एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, कॉपर में भी एस में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमारा इसका जो सबसे सही आंसर है दैट इज़ 6। देन यहाँ पे आयरन के लिए पूछा गया कि आयरन जो है विद एटॉमिक नंबर 26 इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच आर द फॉलोइंग। देखिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट की जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पर आपके पास हमेशा 21 से लेकर 30 तक के जो नंबर दिख रहे हैं एटॉमिक नंबर, उसका जो 2 है ये हमेशा एस से बिलोंग करेगा और जो 6 है ये हमेशा डी से बिलोंग करेगा, एक्सेप्ट क्रोमियम एंड जिंक। तो इसलिए आयरन +2 के अगर एस के रिमूव हो जाएंगे तो डी में ऑब्वियसली 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो बात है किसके डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो किसके केस में 6 हो सकते हैं, केवल नियॉन के पी में ही तो 6 हो सकते हैं, राइट। अब यहाँ देखो कितना अच्छा आंसर है कि मैग्नीशियम के एस में इसमें कभी 6 हो सकता है, इम्पॉसिबल, राइट। और इसमें लिखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसके डी इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल हो सकते हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स इन आयरन विद एटॉमिक नंबर 26। ओके, इस क्वेश्चन में पूछा गया था बेसिकली नॉट, सो इसलिए हमें 2 ऑप्शन यहाँ पे डाउटफुल होगी, डाउट में। तो ओके, एस इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम। अब एस इलेक्ट्रॉन कौन से एस, ये सभी एस हो गया, 1s 2s एंड 3s, तो इसमें भी हो गया। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली p इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन। इसमें 2p और 3p दोनों इन्वॉल्व होंगे, इसलिए वो 6 नहीं होगा। ओके, द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस अमंग द फॉलोइंग, सबसे स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका हो सकता है। सो वेरी सिंपल, और ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें से किसका साइज़ सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी हेलोजेंस हैं वो सभी जो है अल्कली मेटल से छोटे हैं साइज़ में, और किससे छोटे हैं, लिथियम से भी छोटे हैं। तो लिथियम का एटॉमिक साइज़ है 152। तो आप ये देख लीजिए कि आयोडीन का भी साइज़ जो 140 के अराउंड होता है, तो ये बाकी सभी जो छोटे हैं। तो इनमें सबसे जो छोटा साइज़ का होगा वो कौन होगा, ब्रोमीन। सो देयर इज़ नथिंग टू डू विद द नंबर ऑफ शेल्स, राइट। देन एलिमेंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, इनका एटॉमिक रेडियस का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। अब क्योंकि ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम सभी एक ही पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो इनमें जो सबसे लार्जर साइज़ में होगा वो होगा कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम के ऊपर है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का साइज़ छोटा हो जाएगा, राइट। और फिर मैग्नीशियम में ही आगे जा कर के फॉस्फोरस होगा, देन क्लोरीन होगा। तो डेफिनेट सी बात है कि इसका सबसे सेट आंसर होगा वो बी होगा, राइट। अब मैं ये नहीं कह सकता कैल्शियम का साइज़ जो मैग्नीशियम से छोटा हो जाएगा, जैसे इस केस में दे रखा है, और इस केस में फॉस्फोरस को आगे निकाला हुआ, तो ऑब्वियसली ये केस तो बिल्कुल ही गलत दिख रहे हैं साफ साफ,
राइट, देन आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जितना स्मॉल पॉजिटिव होगा कैटायन पे उतना ही स्मॉल उसका रेडियस होगा। अब देखिए पहला ही स्टेटमेंट इसमें गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आप देखेंगे कि अगर एल्युमिनियम है ये +3 है, मैग्नीशियम है +2 है, सोडियम +1 है, ये सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं, तो कैसे कहेंगे कि जिसका चार्ज कम है उसका साइज़ छोटा है? ऑब्वियसली गलत है। तो जिसका चार्ज हायर होगा वो सबसे स्मॉलर साइज़ का होगा। तो इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आयनिक रेडियस बेस्ड, कि द आयनिक रेडियस ऑफ नाइट्राइड ऑक्साइड एंड फ्लोराइड्स आर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको इसका एटॉमिक साइजेस याद हैं या नहीं, क्वेश्चन ये है कि सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो जिसके में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका साइज बिगर होगा। तो ये ऑब्वियसली आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को फाइंड आउट करना है, और उसका जो सबसे सेट आंसर है वो केवल ए है, राइट। हमें इसमें डेटा नहीं याद करना। अब यहाँ देखेंगे कि आपके पास ये फिर से सेम वही कंडीशन आ गई, बस उसका रिवर्स क्वेश्चन है। इसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास 3 स्पीशीज़ हैं जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, और पूछा गया इनका ऑर्डर क्या होगा। तो जिसके पास ज़्यादा पॉजिटिव है उसका साइज़ उससे छोटा होना चाहिए, राइट। सो इसका ऑप्शन होगा ए। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। देन इनमें से कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हो सकता है इन सभी में? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सभी लोग कम से कम एटलीस्ट एक सिंगल पीरियड में बिलोंग करने चाहिए, राइट। तो वो ऑप्शन होगा इसके लिए ये वाला, पोटेशियम, पोटेशियम के नेक्स्ट कैल्शियम, कैल्शियम का नेक्स्ट कैंडियम, और ये जो क्लोराइड है, क्लोराइड जो है वो पोटेशियम से जस्ट 2 यूनिट पीछे है, राइट। ओके, देन यहाँ पे अगेन सेम केस हो गया कि इनके स्पीशीज़ का क्या ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो क्लियर सी बात है कि जिसका ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज़ छोटा होगा, तो इसका ऑप्शन ए हो गया, राइट। और अभी ए के अलावा आप देखोगे कि ये बाकी कोई ऑप्शन तो कोई करेक्शन वाले कोई सिचुएशन ही नज़र आती। सिमिलरली अगर आप 27 क्वेश्चन को देखेंगे, राइट, कि इसमें क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए इस वक्त हमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में। तो डिक्रीजिंग का मतलब पहले आपको सबसे बिगर चाहिए, देन लास्ट में छोटा चाहिए। तो आप देखेंगे कि 27 में बिल्कुल अपोजिट है, कैल्शियम +2 जो सबसे पीछे है, तो इसका ऑप्शन ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। सेम ही क्वेश्चन है, सबसे छोटा इसमें से कौन होगा? इसमें होगा सबसे छोटा कैल्शियम, तो कैल्शियम पहले होगा, देन इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनायन सबसे बड़ा सल्फाइड होगा। अगेन सेम क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई, अगेन सेम पैटर्न पे क्वेश्चन होगा, और इसका ऑप्शन क्लियरली ए है, राइट। जिसका हाई पॉजिटिव वो पीछे है, जिस पे हायर नेगेटिव वो आगे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेक्ट अरेंजमेंट फॉर द आयंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगेन सेम क्वेश्चन। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो पहले आपको कैल्शियम लिखना चाहिए, उसके बाद पोटेशियम आना चाहिए, सो इसका ऑप्शन हो गया देन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द स्पीशीज हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट एज वेल एज पेनल्टीमेट शेल। क्वेश्चन सारा इसमें यह है कि आपके पास पेनल्टीमेट शेल आप किसको कहते हैं? पेनल्टीमेट शेल इज़ नॉट द लास्ट शेल बट इट इज़ द थर्ड फ्रॉम द लास्ट शेल। तो इसका जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा इसके लिए कैल्शियम, बिकॉज कैल्शियम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 4s2 है, और 4s के जो पहले आते हैं, राइट, वो है 3p, और 3p से जो पहले आता है वो 3s2 है। तो ये हो गया कैल्शियम का पेनल्टीमेट शेल, राइट। तो इसलिए अल्टीमेट एंड पेनल्टीमेट शेल, इन सब में जो इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं तो वो किस केस में होगा? कैल्शियम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आयनिक रेडियस ऑफ क्रोमियम इज मिनिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो क्रोमियम का एटॉमिक साइज अगर आपको लीस्ट चाहिए तो आपको ये देखना है कि क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाईएस्ट किस में है, जो कि डाइक्रोमेट है, क्योंकि डाइक्रोमेट के अंदर इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6, और यहाँ पे क्रोमियम के ऑक्साइड में हो गया +4, बाकी यहाँ पे हो गया +3, यहाँ पे हो गया +3। सो हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर इज द साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस केस में आयंस के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो आपको बस लार्जर केटायन और लार्जर एनायन ही तो ढूंढना है, और इसके लिए सीजियम आयोडाइड ही सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इनमें से, इन चारों में से विच विल हैव लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। तो स्मॉलेस्ट साइज तो एल्यूमिनियम का हो जाएगा, और लार्जेस्ट साइज आपको सेलेक्ट करना है तो वो होगा मैग्नीशियम।
सो इसका आंसर ए। देन हाईएस्ट केटायन टू एनायन रेशो किसका होगा? हाईएस्ट केटायन एनायन रेशो means cation should be very big and anion should be very small. So the answer is cesium fluoride. Then again same ही question है, which of the following the ratio of size of cation to anion is smallest? cation to anion is smallest. अब ये रिवर्स क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि इसके लिए आपको एनायन बिगर चाहिए और एनायन तो क्लोराइड ही बिगर है, लेकिन आपको कैटायन स्मॉलर चाहिए। तो सोडियम और पोटेशियम से तो छोटा मैग्नीशियम है, पर कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम से बिगर है। सो द आंसर इज MgCl2. Then which of the following has the largest size? ये सभी जो एलिमेंट्स के एनायंस आपको गिवन है ये सभी सेम ही ग्रुप के हैं, राइट, और वो है ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली में जो लास्ट मेंबर है वो है टेलुराइड, राइट। सो दिस इज ऑक्साइड, सल्फाइड, सेलेनाइड, टेलुराइड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल आयन, राइट। ओके, तो लीस्ट स्टेबल आयन वो होगा जो कि पहले स्टेबल था और अब स्टेबल नहीं है। तो इसमें केवल एक ही मेंबर आता है, वो है बेरिलियम। वाई? बिकॉज बेरिलियम जो है ऑलरेडी 2s2 था और s फुली फिल्ड होने के बावजूद भी अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन एडअप कर रहे हैं, सो डेफिनेटली यू आर प्लेसिंग दैट इलेक्ट्रॉन टू सम हायर लेवल ऑफ 2p। 2p से इसका एनर्जी लेवल हायर है, 2s से ऊपर है, तो डेफिनेटली इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बेरिलाइड की वो कम हो जाएगी। Which of the following transition involve maximum amount of energy? राइट, तो अब आप ये देख लीजिए कि आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देना है, इलेक्ट्रॉन गेन भी करना है, तो किस केस में इसमें ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व हो सकती है? तो डेफिनेट सी बात है कि अगर एक पॉजिटिव केटायन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो वो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा, और इसी वजह से जो इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है वो मेटल +2 से मेटल +3 में जाना, राइट। तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज़ 5.48, और पोटेशियम का पूछा गया है। तो डेफिनेटली बात है, क्योंकि जब पोटेशियम का साइज जो है सोडियम से बिगर होगा तो पोटेशियम की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है दैट मस्ट बी लोअर देन 5.48। तो 5.48 से लोअर नंबर कौन सा होगा? केवल बी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जहाँ दे रखी है सोडियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन की, तीनों की गिवन है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम पूछा गया कि वो किसके क्लोज होगा। तो इसका जो सबसे सेट आंसर है वो ये है कि जो आप मैग्नीशियम को देखते हैं कि मैग्नीशियम में 3s2 हो गया, तो जो एल्यूमिनियम है इसमें 3p में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, और यही चीज़ जो है एल्यूमिनियम को थोड़ा सा लेस स्टेबल कर जाती है, जिस वजह से जो एल्यूमिनियम की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो मैग्नीशियम से लोअर हो जाएगी, राइट। तो मैग्नीशियम से लोअर वैल्यू कौन सी है? मैग्नीशियम से लोअर वैल्यू है इसमें से 575, ना कि सोडियम से लोअर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है बेरिलियम और बोरोन के लिए। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि क्योंकि बेरिलियम में s में कम्प्लीटली फील्ड शेल्स होते हैं और बोरोन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उनका p में एंट्री हो जाती है, तो ऑब्वियसली p और s में से सबसे ज़्यादा क्लोजर जो ऑर्बिटल्स होते हैं न्यूक्लियस के वो s होते हैं, और इसलिए p से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजियर होगा। तो जिस केस में जो सेकेंड डेटा छोटा है वही डेटा इसका सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस एलिमेंट की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो हाईएस्ट होनी चाहिए, राइट। तो ये ऑप्शन बहुत ही सिंपल है कि इस केस में जिसके साथ सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, मीन्स कि जैसा कि 3p3 आपको दिख रहा है यहाँ पे हाफ फील्ड p ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी हायर होगी। क्वेश्चन नंबर 44 कि इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप इसे एनर्जी शेल के साथ करेंगे तो आप कंफ्यूजन में रहेंगे हमेशा, क्योंकि यहाँ पर जो बोरोन है और सल्फ़र है, इनमें सल्फ़र में थर्ड शेल है और बोरोन में सेकंड शेल है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है बोरोन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो सल्फ़र से लोअर हो जाती है, राइट। सो इसके बोरोन सबसे पीछे होगा और फ्लोरीन सबसे आगे होगा। फॉस्फोरस और सल्फ़र में से फॉस्फोरस की हाफ फील्ड होने के कारण फॉस्फोरस की भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सल्फ़र से ज़्यादा होगी, राइट। देन इसके बाद पूछा गया कि लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस एलिमेंट की हो सकती है, क्वेश्चन नंबर 45, और इसका ऑप्शन होगा केवल पोटेशियम की।
राइट, बिकॉज 3s1 मीन्स एस ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट है कि करेक्ट ऑर्डर क्या होगा आयोनाइजेशन इंथैल्पी का, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की। तो नोटिस करने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो कार्बन से तो ज़्यादा है ही, ऑक्सीजन से भी इसकी ज़्यादा है। तो इसलिए नाइट्रोजन जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन से आगे होना ज़रूरी है, जो कि ऑप्शन आपको मिल रहा है केवल सी केस में, और फ्लोरीन वैसे ही सबसे आगे होगा। इसके बाद ये फिर से सेम ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर होना चाहिए, राइट। तो नाइट्रोजन की तो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है और फ्लोरीन की वैसे ही ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो हाईएस्ट किसके लिए होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल वे से आप दे सकते हैं। आप देखेंगे कि जिसका थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे शेल चेंज हो जाता है उसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी हाईएस्ट होगी। तो ऐसे में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन वाले जो यदि कोई हैं तो वो केवल मैग्नीशियम और बेरिलियम है। तो इन दोनों की थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है इनसे हायर होगी, बट हमें तो एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैग्नीशियम और बेरिलियम में से हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी बेरिलियम की होगी, बिकॉज इसके लिए स्मॉलर साइज हो जाएगा, राइट। देन लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी किस कंडीशन में पॉसिबल हो सकती है, राइट। तो जो लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो केवल स्ट्रॉन्शियम की होगी इसमें, बिकॉज ये एक एस ब्लॉक एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी कौन हो गया, ये किसका होगा। तो आप देखेंगे कि जो ए बी सी हैं वो सारे एस ब्लॉक हैं, केवल स्कैंडियम है जो कि डी ब्लॉक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि इसमें से कौन सा केस जो है फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी के लिए इंक्रीजिंग में एक्सेप्शन नहीं है। तो सोडियम से मैग्नीशियम का इंक्रीज होता है, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगेन फिर से फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी का करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए। तो बोरोन और बेरिलियम में से किसका हायर होगा, और इनमें से ओवरऑल हाईएस्ट किसका होगा। तो ओवरऑल हाईएस्ट होगा फ्लोरीन का। सो एक सी ऑप्शन है और एक ई ऑप्शन है, राइट। तो जैसा कि हमें पता है कि बोरोन और बेरिलियम में से बेरिलियम का हायर होता है, बिकॉज इसमें से आपको एस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं और बोरोन में से पी में से। सो इस करके सी और ई में से मेरे पास ऑप्शन जो सही आएगी वो केवल सी ऑप्शन आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा जो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर है फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी का। तो ये केस भी बहुत सिंपल, आप देखेंगे कि ये कैल्शियम और बेरियम में आप देखेंगे आर्गन हाईएस्ट ही रहेगा। कैल्शियम और बेरियम में यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेरियम कैल्शियम से आगे है, जो कि नॉट पॉसिबल है। और डी में है कि बेरियम पीछे है कैल्शियम से। कैल्शियम के बाद है सेलेनियम एंड देन सल्फर। अब सेलेनियम और सल्फर में क्लियर पिक्चर है कि सल्फर का जो एटॉमिक साइज है वो स्मॉलर है देन सेलेनियम। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है वो केवल डी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो किस केस में ऑब्जर्व नहीं हो सकता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बेसिकली होता है कि जब इंटरनल इलेक्ट्रॉन जो है आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं तो इसे हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इनमें किसी में भी इंटरनल इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिकॉज सभी के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन ही सिस्टम में है, और इस करके इसका ऑप्शन होगा ऑल द 3। इसमें से किस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है मिनिमाइज्ड हो जाएगा। ओके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब ये हो जाता है कि जो न्यूक्लियर की अट्रैक्शन है, राइट, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है आउटर इलेक्ट्रॉन पर किस केस में मिनिमाइज्ड होगी। तो इसमें ऑब्वियसली डाउट्स कोई है नहीं, क्योंकि ये 3 पॉजिटिव है, ये 2 पॉजिटिव, तो इनकी अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्गर होगी। तो बच गया ए, सो वी हैव बेरिलियम इज द राइट आंसर। देन कौन से कॉन्फ़िगरेशन इसमें से रिप्रेजेंट करती है जिसका हाईएस्ट सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो। तो बस आप ये देख लीजिए कि किस केस में लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, ताकि सेकेंड वाले की एनर्जी जो है वो हाईएस्ट हो सके, राइट। तो इसका ऑप्शन केवल होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज़ एबनॉर्मली हाई डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन है, राइट। पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है बट क्वेश्चन सेम है। इसमें पूछा गया सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो जाए बट जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसी और शेल से हो। तो उसके लिए ऑब्वियसली मुझे डी सिलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि 2 इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव हो जाए 3s से, और लास्ट जो है वो 2p6 से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि 5 सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पीज गिवन है, राइट। और यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा गया। तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि कंफर्म करना है तो सबसे सिंपली आप ये देखिए कि आयोनाइजेशन में एक ज़बरदस्त जंप कहाँ पर आता है,
वो ज़बरदस्त जंप तब होता है जब शेल का चेंज हो जाता है, राइट। तो आप देखें कि जो थर्ड वैल्यू है इसकी 3658, इसके बाद जो फोर्थ है आपको यहाँ पे चेंज नज़र आ रहा है, राइट। 25,000 हो गया, ये 36 है यानी 3.6 है, तो ये 25,000 हो गया, राइट। इसका मतलब कि इसके पहले 3 इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल ले जा सकते हैं, तो इसलिए जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो कितने हो सकते हैं, तो वो होंगे ऑब्वियसली 3। देन आपके पास यहाँ फिर सेम क्वेश्चन ही है, राइट। थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर। वन एलिमेंट वेरियस सक्सेसिव आयोनाइजेशन इज गिवन। ये 5 तक आपको एक गिवन है और आप देख सकते हैं कि इसमें 4th में फिर से आपको एक ज़बरदस्त जंप नज़र आ रहा है। तो पूछा जा रहा है इसमें कौन सा वो एलिमेंट हो सकता है। देखिए पहले 3 इलेक्ट्रॉन जिसके इजीली रिमूव हो सकते हैं वो केवल एल्यूमिनियम है, राइट। इस क्वेश्चन में आपके पास एक टेबल गिवन है जिसमें एलिमेंट A B C D E तक दिया हुआ है और इन सभी की आयोनाइजेशन एनर्जीज दे रखी है। इनमें से क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि सेम ग्रुप में हो सकते हैं या होने के चांसेस हैं सेम ग्रुप में, राइट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अनक्लियर है, राइट, पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे B है और E है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी क्लोज है, राइट। लेकिन आपको B और D की भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको काफ़ी क्लोज नज़र आएगी। लेकिन जब आप सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को देखते हैं तो सेकंड वाले केस में B में वैल्यू बढ़ी हुई है लेकिन D में इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पा रही है, राइट। तो इसलिए इसका जो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि B और E इसके सबसे ज़्यादा सही कैंडिडेट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपके पास 1 मोल मैग्नीशियम है वेपर स्टेट में जिसने कि 1200 एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई है और फर्स्ट आयोनाइजेशन और सेकंड दे रखा है कि 750 और 1450 है। तो फाइनल कंपोजिशन पूछा गया है मिक्सचर का। बेसिकली वो ये पूछ रहे हैं कि आपको कितने % इसके और कितने % इसके मिला करके आपके पास 1200 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखें तो एटलीस्ट 750 की एनर्जी तो सभी को मिल ही जाएगी, तो यानी कि कम से कम सारे मैग्नीशियम जो हैं वो +1 में तो जा ही सकते हैं। अब जो +1 में चला गया उनको +2 में चेंज होने के लिए 1450 चाहिए। तो 1200 अगर आप सप्लाई कर रहे हैं उसमें से 750 यूज़ हो गया है तो आपका बच कितना गया, केवल 450 यूनिट आपके पास बच गए हैं। और 450 यूनिट के कितने मोल्स बन सकते हैं अगर 1450 1 मोल के लिए चाहिए। जस्ट इसको मैं 1450 से डिवाइड करूँगा। आप देख सकते हैं कि ये 4 का ऑलमोस्ट 3 गुना होता है 12, यहाँ 4.5 है, यहाँ 14 है, तो ये ऑलमोस्ट जो 1/3 आ जाता है। 1/3 का मतलब होगा करीब करीब 33% हो गया। तो जिस केस में मैग्नीशियम 33% के करीब है वो ऑप्शन इसका सही है, +2 वाला मैग्नीशियम, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B। और बाकी जो रेस्ट बच गए जिनको की एनर्जी नहीं मिल पाई है वो ऑब्वियसली मैग्नीशियम +1 स्टेट में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो मैक्सिमम किसके लिए होगी, राइट। तो जिसके लिए आप शेल चेंज कर रहे हैं उसके लिए होगी, मीन्स बोरॉन के लिए। सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन के किस ऑर्डर में हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बहुत सिंपल है, इसका ऑप्शन है केवल A, राइट। और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी के केस में बेरिलियम की ज़्यादा होती है बोरॉन से, राइट। लेकिन अगर बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन P से रिमूव हो चुका है और बेरिलियम का एक S से निकल गया तो बोरॉन के केस में शेल चेंज होती है जिसके कारण बोरॉन जो है वो बेरिलियम से आगे निकल जाएगा। लिथियम में भी शेल चेंज हो जाएगी लेकिन कार्बन में शेल नहीं चेंज होती, राइट। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको स्टार मार्क करूँगा इस क्वेश्चन को कि ये काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। यहाँ पूछा गया किस केस में जो प्रोसेस है उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ओके, तो एनर्जी तभी एब्जॉर्ब होती है जब इलेक्ट्रॉन गेन हो सकता है। तो ऐसे में किस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन गेन होगा। अब एनर्जी एब्जॉर्ब होने का मतलब ये होगा कि वहाँ पर रिपल्सिव एनर्जी हो रही है, राइट। तो देखिए फर्स्ट केस में कोई रिपल्शन नहीं है, C में भी कोई रिपल्शन नहीं, D में भी नहीं, केवल B ही एक ऐसा केस है जिसमें एक एनायन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस होगा वो रिपल्सिव होगा, मीन्स कि ये प्रोसेस जो है हायर होगा एनर्जी में, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव व्हेन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, राइट।
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए रेडी है। ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अपोजिट होता है। तो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ए, क्योंकि आप एक न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए बात कर रहे हैं। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो पॉजिटिव होगा। और मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो होगा नेगेटिव, राइट। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब ये होगा कि व्हाट अबाउट द एनर्जी, थर्मोडायनेमिकली एनर्जी का क्या हुआ, तो एनर्जी रिलीज हो गई, नेगेटिव मीन्स रिलीज हो गई। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव मीन्स कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इलेक्ट्रॉन रिगार्डिंग द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। तो इट पॉजिटिव मीन्स यस, न्यूक्लियस इज गोइंग टू अट्रैक्ट, राइट।